हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय आप देख रहे हैं क्लास 8 की एग्जाम्पलर सीरीज मैथमेटिक्स की एंड हम कवर कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को आपके, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। अब इस चैप्टर में जो खूबी है वो ये है कि चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमने ये रियलाइज किया कि एक बार में इतने सारे क्वेश्चन कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब आपके और हमारे लिए। एंड सेकेंडली अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप के एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज अलग तरह के पेपर में आएंगे। हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं बेसिकली फिल द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, वो अलग एग्जाम्स में आते हैं एंड देन सब्जेक्टिव अलग से। तो हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, जिसमें आपको इजीली जब जो पढ़ना हो तब आप वो पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमारा फोकस रहेगा उस चैप्टर में जो ट्रू और फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करने पे, ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी हो जाए। जब आपको फटाफट रिवीजन करना हो तो आप ये फिल द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स देके अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। मैं तैयार हूं, आप भी तैयार होंगे उम्मीद करता हूं। आपको मेरा पेन का निशान दिख रहा होगा। इन भैया जी को भी आप देख सकते हैं, ये भी मैथ्स पढ़ाई करने आए हैं। और हम शुरू कर रहे हैं हमारा दिन। पहला सवाल है हमारे लिए सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स कहां से? क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके पहले के सवाल क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, जिसमें एमसीक्यूज किए हमने, तो वहां से आप कवर अप कर सकते हैं यदि आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ऊपर लिखा क्या है साफ साफ? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक स्टेटमेंट्स ट्रू, मतलब खाली जगह भरने के लिए नहीं भरना है, सही आंसर भरना है। ऑब्वियस सी बात है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। कहने का सवाल का स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो सही उत्तर है कृपया उसको भरने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट ऑफ 5/7। एक हमारे पास रैशनल नंबर है 5/7, इसके बराबर एक नंबर है, ठीक है, इसके बराबर एक नंबर है जिसका न्यूमरेटर है 45। तो जरा मुझे ये बताइए, आपको वो पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर कितना होगा और साथ में पूरा फ्रैक्शन बताइए। अब इक्विवेलेंट का मतलब है कि इसी का एक और फॉर्म, मतलब आप जैसे अभी आप क्लास 9th में है, 8th में है सॉरी, तो आपकी एक स्कूल ड्रेस है, आपकी एक नाइट ड्रेस है, आपकी एक पार्टी में जाने की ड्रेस है, एक दोस्तों के साथ जाने की ड्रेस है। तो ये क्या है? ये आपके अलग अलग रूप हैं, आपके अलग अलग इक्विवेलेंट है, पर है तो एक ही ना। तो यहां पे भी अलग अलग रूप बताने हैं, तो वो कैसे बताएंगे? तो उन्होंने हिंट दिया है हमें कि 5 बन गया 45। अब 5 45 कैसे बनेगा? सर 5 9 होता है 45, बिल्कुल ठीक। तो जब ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला रोएगा कि हमें भी तो 9 से मल्टीप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? तो वही होगा, क्या होगा? नीचे वाले को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 9 कितना होता है सर? 63 होता है। तो 9 5 45, 9 7 63, तो क्या होगा आंसर? 45/63। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। तो क्या किया हमने गिवन जानकारी से पता लगाया कि फ्रैक्शन को कितना चेंज करना है, मतलब इंटू 9 करना है, इंटू 6 करना है, इंटू 7 करना है, क्या करना है वो हमने पता लगाया और फिर मल्टीप्लाई करके नीचे वाला आंसर निकाल दिया। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 2 है, मतलब 27 है। इसमें सवाल थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या है? फ्रैक्शन है 7/9, ठीक है, फ्रैक्शन है 7/9। तो आपको बताना है, यदि फ्रैक्शन 7/9 है तो आपको बताना है, यदि डिनोमिनेटर 45 है तो न्यूमरेटर कितना होगा। यदि डिनोमिनेटर 45 है तो न्यूमरेटर कितना होगा, ये आपको बताना है। जैसा हमने पहला वाला किया था ठीक वैसे ही होगा। चाहिए तो 2 मिनट लेके पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए पॉज करके वीडियो, अदरवाइज हम तो है ही साथ में आपके सॉल्व करने के लिए। तो यहां चेक करो 945 कैसे बनेगा? सर जब इंटू 5 कर देंगे तब। अब जब नीचे इंटू 5 करोगे तो ऊपर वाला रोएगा कि मेरे को भी तो मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या किया है? बिल्कुल ठीक, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35। तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा 35/45? यस सर। कहीं कोई समस्या? बहुत ही आसान सवाल, मिनटों में जवाब मिल गया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिटवीन नंबर्स 15/20। तो एक नंबर है 15/20, दूसरा नंबर है 35/40। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है। द ग्रेटर नंबर विल बी, कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको पता करके बताना है। कैसे पता करोगे? सर अभी देखने में तो ये बड़ा लग रहा है 35/40, दोनों वैल्यूज बड़ी हैं। नहीं, ऐसे हम जज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे,
हम इसमें निकालेंगे कॉमन बेस, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर। यदि वो हो जाएगा तो हमारे लिए सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना कंपेयर कर पाना मुश्किल है। कंपैरिजन हमेशा दो बराबर, तब वो चीजें जिन्होंने बराबर से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब आप कोई चीज रख दो जमीन पे, एक रख दो टेबल पे, फिर बोलो किसकी हाइट ज्यादा, तो गलत हो जाएगा ना, वो कंपैरिजन गलत है। तो इसलिए यहां पे क्या करना पड़ेगा सर, बेस सेम करना पड़ेगा, तो इसको इंटू 2 कर देंगे, बिल्कुल ठीक, सही जवाब। तो ये हो जाएगा 30/40, क्योंकि इंटू 2 किया तो 15 2 30, 22 40, और ये है 35/40। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर किसके हाथ में है पूरा गेम, न्यूमरेटर के हाथ में है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा, तो 35/40 होगा बड़ा फ्रैक्शन। ये हमने अभी पता लगा लिया है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? आप चाहें तो इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 7 5 35 एंड 5 7 ये हो जाएगा 5 8। तो आप इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर निकाल सकते हैं, परंतु एक मिनट, 5 7 सॉरी नॉट 5/7, सॉरी दिस इज 5 7 35 एंड 5 8 40, या 7/8 ऑन 3/4। इसको भी अगर आप चेंज करेंगे तो भी, इसको भी अगर आप वो करेंगे सेम बेस पे करेंगे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज, किसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल बताना है आपको। पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है सर? पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है बताइए? नेगेटिव या पॉजिटिव? सर रेसिप्रोकल में हम खाली पोजीशन चेंज करते हैं, साइन चेंज नहीं करते, जितना कि आपने हमें सिखाया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक करे आप। मुझे जो आवाज आई बिल्कुल सही आई कि भाई साहब पॉजिटिव जब भी हम रेसिप्रोकल निकालते हैं खाली पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू ऊपर, परंतु साइन चेंज नहीं होता। तो पॉजिटिव नंबर का रैशनल नंबर क्या रेसिप्रोकल वुड आल्सो बी पॉजिटिव। क्या बोला हमने? पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल वुड आल्सो बी पॉजिटिव। अगर वो एडिटिव इनवर्स पूछता तब क्या जवाब होता, ये आप मुझे बता सकते हैं। कहां? इसी वीडियो में नीचे एक जगह है कमेंट सेक्शन, वहां पे लिखकर, ठीक है। चलिए ये सवाल होता है सॉल्व, हम करते हैं इसको इरेज और मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज। अब की बार उसी के भाई का सवाल, मतलब उसी के पड़ोसी का सवाल पूछ लिया है कि नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है। सर नेगेटिव नंबर है और रेसिप्रोकल कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, खाली पोजीशन चेंज। जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, मतलब जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर, ऐसा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे -2/7 का रेसिप्रोकल जरा बताएंगे मुझे आप? जी आप, हाँ 7/-2, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही जवाब है आपका महोदय। 7/-2 आएगा आपका आंसर। क्या साइन चेंज हुआ? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा? जी हां बिल्कुल। एज फार एज रेसिप्रोकल इज कंसर्न्ड साइन चेंज नहीं होता। जहां तक रेसिप्रोकल की बात है साइन चेंज नहीं होता है, जो साइन आया था वही साइन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जीरो हैश डैश रेसिप्रोकल। क्या जीरो का रेसिप्रोकल होता है? सर हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आओ पता लगाते। तो 0/0 को 0/1 लिख सकते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म। यस सर। इसका रेसिप्रोकल निकालिए। सर 1/0, क्या बोला आपने? सर 1/0 आएगा इसका रेसिप्रोकल। बिल्कुल ठीक, 1/0 आएगा रेसिप्रोकल। पर 1/0 की वैल्यू क्या होती है? क्या हमें वो चीज पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? नहीं सर, 1/0 को अक्सर नॉट डिफाइंड लिखा जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि 0 हैज एन यो, मतलब नो डेसिमल, नो सॉरी रेसिप्रोकल। मेरे पेन की इंक लगता है खत्म हो गई है, ये राइट आ गई। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, तो इसलिए हम वहां पे सिर्फ नो लिख देते हैं, एंड बाकी केस में जो भी आंसर होता है हम वो लिखते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। तो स्क्रीन होती है यहाँ पे क्लियर, बहुत ही आसानी से सवाल का जवाब दे दिया गया। सवाल क्रमांक 32 अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्यों है? क्योंकि पूछ रहा है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, मतलब जो नंबर है
उसका रेसिप्रोकल करने पे वही नंबर आ जाए। उदाहरण के तौर पे जब मैं 3 का रेसिप्रोकल निकालता हूं तो मेरा आंसर 1/3 आता है कि 3 आता है? तो रेसिप्रोकल का मतलब ए आपने लिखा नंबर और उसका रेसिप्रोकल भी ए ही हो गया। यदि आपने एमसीक्यू सवाल सॉल्व किए हैं तो आपको यह पता होगा कि इसका आंसर क्या होता है। आइए हम जरा पता लगाते हैं। एक अगर हमने एमसीक्यू सवाल सॉल्व नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक नंबर है 1, एक नंबर है 1, इसका जरा रेसिप्रोकल बताएंगे आप? सर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। क्या आपने सवाल का जवाब दे दिया? अरे हां, आपने तो सवाल का जवाब ही दे दिया कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो एक नंबर तो होता है 1 जिसका रेसिप्रोकल वो स्वयं होता है। एक इसी का जुड़वा भाई है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जी हां, इसका रेसिप्रोकल बताएंगे मुझे आप? हां जी, -1, बिल्कुल ठीक, सही जवाब। तो क्या आपने इस समस्या का समाधान हमें बता दिया है? जी सर, एक है 1, दूसरा है -1, दोनों का रेसिप्रोकल करते वक्त उनका जो आंसर आता है वो असल नंबर ही आता है और किसी केस में ऐसा होता नहीं है। 0 के केस में रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, इसलिए उसको हम नहीं लिख सकते। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर, ये सवाल हो गया है सॉल्व। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x। क्या बोल रहा है? यदि x एक हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, और रेसिप्रोकल है y, जैसा कि सवाल में दिया है कि y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x, मतलब x का रेसिप्रोकल है कौन? x का रेसिप्रोकल y है। तो आपको बताना है रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x। अब y स्क्वायर का रेसिप्रोकल निकालने के लिए पहले y का रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि x का रेसिप्रोकल है y, उदाहरण के तौर पे 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/2। अब जरा मुझे 7/2 का रेसिप्रोकल बताइए। सर इसका उल्टा, मतलब 2/7। तो मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यदि x का रेसिप्रोकल y है तो y का रेसिप्रोकल x होगा? क्या यह समझ में आया? मैंने क्या बोला? यदि x का रेसिप्रोकल y है तो y का रेसिप्रोकल x होगा। मतलब यदि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं और राम अगर श्याम का भाई है, क्या है? भाई है, तो क्या श्याम राम का भाई होगा? बिल्कुल सर होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यही उसका भाई हो, वो तो जानता भी ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भाई हैं तो जान पहचान तो होगी ही। तो यदि राम का भाई है श्याम तो श्याम की बहन है राम, मतलब श्याम का भाई है राम, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो मतलब अगर किसी का रेसिप्रोकल आपको पता है तो हमें उसके उल्टे का भी रेसिप्रोकल पता होगा। तो यदि मैं y का रेसिप्रोकल पता लगाना चाहूं तो मैं ऊपर दी हुई जानकारी के हिसाब से x लिख रहा हूं। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, अच्छा बढ़िया। चलिए, तो अब हमें निकालना है y स्क्वायर का रेसिप्रोकल। अब आपको y तो मिल गया, y स्क्वायर कैसे निकालोगे? सर y का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। अब जब इधर का स्क्वायर हो जाएगा तो रेसिप्रोकल का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर राम को चॉकलेट मिलेगी तो शाम को भी तो मिलेगी ना, और अगर राम को मार पड़ेगी तो शाम को भी पड़ेगी। क्यों भैया? मस्ती दोनों ने की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x विल बी कितना? सर x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। खाली हमें यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक ये याद रखनी है कि x का रेसिप्रोकल y है तो y का रेसिप्रोकल x होगा। क्या समझ में आ गया? जी सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं यहां पे क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इंटू -4/9 निकालना है आपको। तो क्या करें? सर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर रेसिप्रोकल निकालते हैं, क्योंकि बोर्ड मास में भी मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल ठीक। आप चाहें तो पहले दोनों का रेसिप्रोकल करके बाद में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बाद में रेसिप्रोकल निकाल रहा हूं। और हाँ, एक और चीज, एकदम सख्त वार्निंग है, ऐसा नहीं करना है कि एक का रेसिप्रोकल कर दिए दूसरे को ऐसे ले गए, गलत हो जाएगा। दोनों को साथ में लेके चलना है, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करो या दोनों का रेसिप्रोकल निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो एक का निकाल के नहीं छोड़ना है। तो यहां पे 4 2 जा -8 हो जाएगा, बिकॉज माइनस साइन है। 9 5 जा हो जाएगा 45। तो हमारा जो सवाल था वो बदल गया किसमें? -8/45 में। अब
इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सिर्फ उल्टा कर दीजिए, तो 45 अपॉन -8 होना चाहिए, परंतु माइनस साइन हम नीचे नहीं ऊपर लगा देंगे, तो -45/8 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आपको यह समझ में आया? कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो पहले करो मल्टीप्लाई फिर निकालो रेसिप्रोकल, या पहले निकालो रेसिप्रोकल फिर करो मल्टीप्लाई, आंसर सेम ही आना चाहिए। चलिए अगला सवाल जो है हमारा, ठीक आपकी स्क्रीन के पीछे, क्या बोल रहा है वो कि एक 213 है, उसमें आप 657 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 657 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस पूरे की पावर है कितनी? -1। अब आपसे बोल रहा है वो कि इसका आंसर होगा 213 की पावर -1 इंटू क्या? अब एक बात बताइए, पावर 213 के पास आ गई, ठीक है, तो लेकिन क्या इसके पास आएगी अकेले? किसने डिसाइड किया ये? भाई पावर तो दोनों पे थी, तो आपने कैसे सिर्फ एक को दे दी, दूसरे को भी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाहर से कुछ अंदर आएगा दोनों का अधिकार है ना भाई उस पे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर है, वो भी रह रहा है बेचारा, क्यों उसको उसके उसमें जान नहीं है क्या? उसको नहीं चाहिए चीजें, तो क्या करोगे यहाँ पे? यहां आप लिखोगे 657 और इसकी पावर हो जाएगी -1। और ये सिद्धांत है जीवन का कि अगर घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो सबको मिलेगी। तो यदि 213 को मिली तो 657 को भी मिलेगी। उसने क्या गुना किया? उसने कोई गुना नहीं किया है, बिल्कुल अच्छा सा नंबर है, तो उसको भी वो पावर मिलनी चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या होगा? 657 की पावर -1। क्या आपको ये समझ आया? जी सर। तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। द नेगेटिव ऑफ 1 इज, 1 का आपको नेगेटिव बताना है, तो 1 का नेगेटिव हो जाएगा कितना? क्या मैं उसको -1 लिख सकता हूं? जी सर। अच्छा, नेगेटिव ऑफ 1 लिखने का एक और तरीका, क्या वो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द AI, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एडिटिव इनवर्स, द AI ऑफ 1 इज, तो अब उसने क्या किया? अब उसने सवाल को थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स में यूज कर लिया, ठीक है। तो नेगेटिव तो बहुत आसान सा था, आप देख के समझ गए, पर कई बार एग्जाम में ऐसा भी आएगा व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर MCQs में भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखें, हर बार ऐसे वर्ड जो हमें डायरेक्टली समझ में आ जाए नहीं आएंगे, कभी कभी ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है, तो गुगली में आउट नहीं हो जाना है, संभल के खेलना है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 36 है। सवाल कह रहा है आपसे कि दो ABCD और EF है, A/B, C/D और E/F, ऐसा कुछ हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, उनमें से आपने A इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय C/D एंड E/F कर दिया, E/F कर दिया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लीजिए ये है X, ठीक है, ये है Y प्लस Z, या मान लीजिए ये है A इंटू बी प्लस सी, और ये आपने पढ़ा है किस प्रॉपर्टी में? डी से एक प्रॉपर्टी का नाम है, कौन सी प्रॉपर्टी है? ये लास्ट वाली जो हमने पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? इस प्रॉपर्टी में घर बनता है। अरे नहीं भैया, इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांट दो, मतलब ये जो A है इसको B और C में बांट दो, तो AB प्लस AC, मतलब इधर हो जाएगा XY प्लस XZ, मतलब इधर हो जाएगा A/B इंटू C/D, है ना। AB इसके पास गया, फिर एक बार उसके पास जाएगा, तो A/B इंटू E/F। एक बार यहां रख लीजिए, एक बार नीटली हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो चलिए, हम क्या बोल रहे थे? हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कहती है कि यदि ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो क्या होगा? तो सर भला होगा, किसका भला होगा? तुम्हारा, यदि आंसर लिख दोगे तो, ठीक है। तो क्या होगा? पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई, तो A/B इंटू C/D प्लस पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो A/B इंटू E/F। फंडा बहुत सिंपल है, घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो सबको बराबर बराबर मिलेगी, तो A/B इसको भी मिलेगा, A/B उसको भी मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा अपना आंसर लिखा है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर।
तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 37 है कि -5/7 एंड एक डैश छोड़ दिया है -3। अब आपको बताना है ये ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल है, क्या है बताइए। सर अभी दोनों सेम बेस पे ही नहीं है तो हम कैसे कंपैरिजन कर दें? बिल्कुल ठीक। तो हम क्या करेंगे सर, बेस सेम करेंगे तो इसमें इंटू 7 कर देंगे, बिल्कुल ठीक। तो -5/7 इस तरफ है, इस तरफ है डैश, तो 7×21/7। अब आप मुझे ये बताइए कि 21 और 5 में से कौन बड़ा है? सर 21 बड़ा है तो मतलब -3 बड़ा होगा, परंतु किंतु जो आपको ध्यान देना है वो ये कि यहां पे माइनस साइन है, और माइनस साइन जब होता है तो जो वैल्यू छोटी होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है। मतलब अगर -1 और -2 में देखना है तो ज्यादा बड़ा कौन होता है? -1 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इन दोनों में भी ज्यादा बड़ा कौन होगा? ये होगा। तो सवाल आपको कंफ्यूज कहां कर सकता है? इधर कि ये -21 है या फिर ये -3 है। कितना बड़ा नंबर है? वो -5/7 है, लेकिन दोनों नेगेटिव है, इसीलिए जो वैल्यू छोटी होती है उसकी वैल्यू, उसकी पावर ज्यादा होती है। तो देखेंगे -5/7 इज ग्रेटर देन, लिख रहा हूं मैं मेरे हिसाब से ग्रेटर देन, क्या बोला सर आपने? ग्रेटर देन -3, क्योंकि दिखने में ये बड़ा लग रहा है परंतु ये है बड़ा बिकॉज ये 0 के ज्यादा करीब है, और नेगेटिव नंबर्स में जो 0 के ज्यादा करीब होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे -1 बड़ा है और -2 छोटा है, या -1 बड़ा है और -5 छोटा है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया? जी सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 39 है, देयर आर डैश एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब सोचने वाली बात, एक बात मुझे बताइए, रैशनल नंबर्स में क्या क्या होता है? सर रैशनल नंबर्स में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, नेगेटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव डेसिमल्स, तो काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें होंगी तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी काफी सारी चीजें होंगी, और उस काफी सारी के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? तो देयर आर इनफाइनाइट, मतलब जिनकी गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि रैशनल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें हर तरह के नंबर आते हैं। तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में आप 10 क्या, 50 क्या, 100 क्या, 1000 क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। वो सब वहीं लाए करेंगे दो रैशनल नंबर्स के बीच में। इनफैक्ट 1 और 2 इतने पास के रैशनल नंबर्स में भी आप हजारों करोड़ों निकाल सकते हो रैशनल नंबर्स बाय डूइंग द मेथड, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा रास्ता साफ, हमने कर दिया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 40 है हमारा। क्या बोल रहा है ये सवाल? द रैशनल नंबर्स 1/3 एंड -1/3, ठीक है। तो 1/3 मतलब किस तरफ होगा वो हमें बताना है, ऑन डैश साइड्स ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। तो अगर मैं नंबर लाइन बना लूं एक छोटी सी, इधर मैं रखूं 0, तो 1/3 किस तरफ आएगा मुझे ये बताएंगे? सर 1/3 आएगा इस तरफ क्योंकि वो पॉजिटिव है, और -1/3 आएगा इस तरफ क्योंकि वो नेगेटिव है, ठीक है। सर क्या होगा? देखो दोनों सेम साइड पे नहीं है, ठीक है। या तो आप लिख सकते हो डिफरेंट साइड्स, या फिर आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स, ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द 0, मतलब एक 0 के इस तरफ और दूसरा 0 के उस तरफ। तो ये क्या हो गए? इस तरफ और उस तरफ को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अपोजिट साइड में, है ना, कि मेरा घर इज अपोजिट टू डीबी मॉल, एग्जांपल के तौर पे, वैसे नहीं है, ठीक है। या मेरा घर इज अपोजिट टू सीएम हाउस, ऐसा एक्चुअल में भी नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या अपोजिट मतलब आमने सामने, तो ये नंबर 0 के आमने सामने, ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द 0। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 41, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या बोल रहा है? एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, मान लीजिए -x, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे निकालोगे? सर इसका नेगेटिव निकालने के लिए बाहर एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होगा ये कि ये दोनों माइनस हो जाएंगे कैंसिल। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये दोनों माइनस साइन हो गए कैंसिल, एंड आपके पास बचा केवल x जो कि हो जाएगा पॉजिटिव। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर।
तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव आंसर। तो मैं बोल सकता हूं कि एक नेगेटिव नंबर का नेगेटिव वुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार फिर से, नंबर है नेगेटिव और उसका नेगेटिव निकालने के लिए आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर के दोनों माइनस हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास बचेगा प्लस। तो प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हुए नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है। चलिए, तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला सवाल हमारे पास यह है कि रैशनल नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी। अब यहां पे इंसान सोचता है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक में भरना क्या है? इन एनी प्लेस, मतलब गोवा में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, सब जगह पे कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो आपसे वो पूछना चाह रहा है तो वो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि अगर आप कंपेयर करें मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन को, ठीक है, टू सबट्रैक्शन एंड डिवीजन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द टू इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग देम। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब आप सपोज 2 + 3 + 5 कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले 2 + 3 करें, आप पहले 3 + 5 करें, आप पहले 2 + 5 करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। परंतु किंतु जब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो 2 - 3 - 5 करने वक्त मेरे आंसर में काफी फर्क पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर। ठीक है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आपका आंसर वही रहेगा। और ये हम किस प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं? तो ये हम कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं कि ऑर्डर चेंज होने पे आंसर चेंज नहीं होता। किसका? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का। परंतु किंतु सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में आंसर चेंज हो सकता है। तो यहां पे स्क्रीन हो रही है क्लियर, और आपका आंसर क्या था? आपका आंसर था ऑर्डर, मतलब किसी भी सीक्वेंस में पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, किसी को कभी भी ऐड कर दीजिए आपका आंसर सेम आएगा, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, आपका आंसर सेम आएगा। फाइनल आंसर, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है फाइनल आंसर। ये मत बोलना कि सर 2 + 3 + 5 + 6 कर रहा हूं, तो जब आपने किया पहले तो आपका 5 आया, मैंने किया पहले तो 8 आया। फाइनल आंसर की बात हो रही कि इन सबको ऐड करने पे जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, परंतु सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर से फर्क पड़ता है। क्या आपको ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 43, रेसिप्रोकल ऑफ -5/7। क्या करना है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है पोजीशन चेंज। तो -5/7 का रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसको भेजेंगे डिनोमिनेटर में, इसको भेजेंगे न्यूमरेटर में। बिल्कुल ठीक, 7/-5 लिखने का तरीका, सर माइनस साइन को ऊपर ले जाइए तो -7/5, मतलब साइन चेंज नहीं, खाली पोजीशन चेंज। लेकिन सर -5 था, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव नहीं हुआ है, पूरे फ्रैक्शन का जो साइन है वो माइनस ही है। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप अपने घर में रहते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहें या फर्स्ट फ्लोर पे रहें, घर तो आप ही का है ना। या अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आप एक कमरे में रहें या दूसरे में, क्या फर्क पड़ता है? घर तो आप ही का है, फ्लैट तो आप ही का है। तो उस व्यक्ति, किसी को अगर आपसे मिलना है तो उसी फ्लैट पे आना पड़ेगा, पड़ोसी के फ्लैट में तो नहीं जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके साइन ऊपर हो या नीचे हो, वो साइन पूरे फ्रैक्शन का होता है, किसी एक का नहीं। इसीलिए ऐसा ना सोचें कि साइन चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3। 4/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर मल्टीप्लीकेटिव का इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो पिछले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल पूछा, यहां पे वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो ध्यान रखें कितना होगा आंसर। सर सिर्फ पोजीशन चेंज, तो 3 ऊपर 4 नीचे, मतलब आंसर होगा 3/4। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम यहां पे स्क्रीन करते हैं क्लियर एंड मूव करते हैं आगे। द रैशनल नंबर 10.11, क्या बोल रहा है? 10.11 एक रैशनल नंबर है जो कि डेसिमल फॉर्म में बिल्कुल होगा। इसका p/q फॉर्म निकालना है। तो सर p/q फॉर्म निकालने के लिए नीचे 1 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया p/q फॉर्म। नहीं, क्योंकि p/q फॉर्म में क्या क्या होता है? सर एक तो p/q फॉर्म ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड होता है कि p एंड q इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर।
क्या यहां पे PNQ इंटीजर हैं? ये मुझे बताइए। सर 1 तो इंटीजर है लेकिन 10.11 इंटीजर नहीं है, वो तो डेसिमल में आ रहा है, और इंटीजर तो कंप्लीट नंबर होते हैं, मतलब 10 के बाद 11 होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनको हम डेसिमल से कन्वर्ट करके किस में बनाएंगे, कंप्लीट नंबर में। कैसे? सर ऊपर का डेसिमल हटा दीजिए तो 1011, बेसिकली डेसिमल हटा नहीं है, शिफ्ट होके यहां पे आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया? क्या किया हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, और अगर डेसिमल के बाद ऐसा कुछ बन रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंडरस्टूड होता है। परंतु किंतु जब आपने न्यूमरेटर में कुछ चेंज किया तो डिनोमिनेटर में कुछ चेंज होना चाहिए, वरना कैसे किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि असल नंबर ये था? क्योंकि अब अगर आप देखेंगे सिर्फ इतना तो व्यक्ति को क्या लगेगा, असल नंबर कौन सा है, 1011, तो दोनों में डिफरेंस है। तो क्या करेंगे हम, सर डेसिमल 2 प्लेस से शिफ्ट हुआ तो उसका हर्जाना भरने के लिए डिनोमिनेटर में 2 जीरोस लगा देंगे। बिल्कुल ठीक, और डिनोमिनेटर के 2 जीरोस बता रहे हैं कि ऊपर डेसिमल था भाई साहब जिसको हटाया गया है। बिल्कुल ठीक। अब क्या ये P/Q फॉर्म में हो गया? हाँ जी सर, दोनों इंटीजर हैं। हाँ 1011 इंटीजर है और 100 भी इंटीजर है। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है? यस सर। अब एक और चीज, कोई मुझे ये मत बोलना कि सर 100 में एक जीरो होता है। भाई साहब Q की वैल्यू में जीरो हो सकता है, Q की कंप्लीट वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। मतलब यहां पे 100, 1000, 20, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाली जीरो नहीं। जीरो के आगे कुछ नंबर होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आया? जी सर। तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि आप 1/5 को, क्या है हमारा सवाल, कि यदि 1/5 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2/7 और 3/8 से, 2/7 प्लस 3/8 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के एडिशन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं 1/5 इंटू 2/7 प्लस समथिंग कर सकता हूं, और आपको वो समथिंग पता लगाना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये है A, इसको इंटू करना है B प्लस C से, और ऐसा आप बहुत बार देख चुके हैं। क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का? सर जी इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका नाम है तो उसमें होगा क्या, रिजल्ट बताइए जरा मुझे। हाँ जी बिल्कुल ठीक, आपने क्या बोला, A इंटू B, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और साथ में A इंटू C। अरे बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजाइए अगर आपने ये सही बताया तो। बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां देखिए A इंटू B मतलब 1/5 का मल्टीप्लीकेशन किससे, 2/7 से हो चुका है। A इंटू C मतलब 1/5 का मल्टीप्लीकेशन किससे, 3/8 से। भाई घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो सबको मिलेगी, तो इसका आंसर होगा 1/5 प्लस इंटू 3/8। अब इन दोनों को जोड़ के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 एंड -5। तो -5 और -2 के बीच में बताने आपको कितने रैशनल नंबर, 2। सर वैसे तो हम हजारों निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। अब -2 के बाद अगला नंबर बताओ, -3, और अगला बताओ -4। इन दोनों का डिनोमिनेटर बताओगे मुझे। सर जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि कितना डिनोमिनेटर 1 होता है। तो ये -3, ये -4, यहां भी -1, यहां भी अपॉन 1। तो जब कुछ भी नहीं हो डिनोमिनेटर में तब 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए -3/1 एक ये हो गया। पेन देवी चल जाइए। चलिए क्या बोला हमने, एक -3/1 और दूसरा हो जाएगा -4/1। तो एक लिखा हमने -3/1 और एक लिखेंगे हम -4/1। जो -3/1 है वो लिखने को तैयार नहीं है तो यहां लिख देता हूं मैं, -3/1 एंड -4/1। ये दोनों किसके बीच में, -2 और -5 के बीच में है, और दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना लिखा हो तो वो 1 होता है, ऐसा हमें पता है। चलिए तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बेसिकली हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अब तक हमने फिल इन द ब्लैंक्स को खत्म कर लिया है, अब हम फोकस करेंगे किस पे, ट्रू और फॉल्स पे।
और ट्रू और फॉल्स खाली आंसर नहीं बताएंगे ना, हम हर ट्रू और फॉल्स के होने या ना होने का रीजन भी पता करेंगे, क्योंकि रीजन पता होगा तो आसानी से आंसर समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां कॉन्सेप्ट समझने पे ज्यादा फोकस है हमारा। चलिए पहला, इफ x अपॉन y इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, x अपॉन y एक रैशनल नंबर है, देन y इज ऑलवेज अ होल नंबर। सर x अपॉन y अगर रैशनल नंबर, तो हमने कंडीशन पढ़ी कि x और y मतलब जो दो पार्ट्स है वो इंटीजर होने चाहिए। ये होल नंबर बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ठीक है, पर लेकिन अब मुझे बताइए होल नंबर क्यों नहीं हो सकता? बताइए होल नंबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने जब पढ़ा है ये वो क्या कहते हैं उसको, रैशनल नंबर की डेफिनेशन, तो वो हर एक नंबर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो उसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। मतलब 2/-7 भी एक रैशनल नंबर है। अगर आप बोल रहे हैं कि वो खाली होल नंबर होगा, तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या ये समझ में आया? सवाल कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई क्यों नहीं हो सकती? y ने क्या गुनाह किया है? y की वैल्यू नेगेटिव बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि तब भी वो रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो माइनस साइन अल्टीमेटली ऊपर चले जाता है, तो लेकिन रह सकता है y में नेगेटिव। तो यदि आप उसको सिर्फ होल नंबर बोल देंगे, तो आप काफी सारे नंबर्स हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स में उपयोग होते हैं, जिनको हम नहीं यूज कर पाएंगे। इसीलिए सिर्फ होल नंबर तक उनको रोक देना गलत होगा मैथ्स के लिए। इसलिए हम वहां क्या बोलते हैं कि इंटीजर्स हो सकते हैं, सारी वैल्यूज हो सकती हैं, एक्सेप्ट क्या होगा, y की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमें साथ में मेंशन करना है। तो क्या होगा, आप रीजन क्या लिख सकते हैं? आप रीजन लिख सकते हैं, अगर कभी एग्जाम में पूछे तो, देन y इज ऑलवेज एन इंटीजर कॉमा एंड नॉट इक्वल टू 0। दोनों चीज होनी चाहिए। इंटीजर में भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे नंबर्स हैं, और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर होल नंबर बोल दोगे अकेला और ये मेंशन नहीं करोगे कि 0 नहीं होगा, तो मतलब y की वैल्यू आप 0 भी लिख सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 49th सवाल, इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, हो जाएगा, देन p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों भाई? हमने जो कंडीशन पढ़ी है उसमें q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो मतलब आंसर तो फॉल्स है। ठीक है, लेकिन अब क्यों? क्योंकि सर p की वैल्यू 0 होगी, उसका एग्जांपल है 0। ये एक होल नंबर है, ये एक इंटीजर भी है, तो फिर ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? भाई मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, तो मतलब अगर आप बोल देंगे कि p की वैल्यू कैन नॉट बी 0, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि 0 रैशनल नंबर नहीं है, जबकि 0 रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर होने की सारी क्वालिटीज पूरी करता है। तो p कैन बी इक्वल टू 0 एंड फॉर एग्जांपल 0 इज अ रैशनल नंबर विच इज अ होल नंबर एंड इंटीजर एज वेल। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां पे भी स्क्रीन होती है क्लियर। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 50 है हमारा, इफ r एंड s इज अ रैशनल नंबर, तो r अपॉन s कर दिया उन्होंने, एंड बोला s कैन नॉट बी इक्वल टू 0, s कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्या ये करेक्ट है? यस सर। बस हम लोग अब तक p एंड q पढ़ते हैं, तो उन्होंने नाम चेंज करके r एंड s कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे? यस, r एंड s इज अ रैशनल नंबर बिकॉज it is in the form of integers and the denominator is not equal to 0। तो s cannot be equal to 0 बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर हमारे लिए गड़बड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब जिसके बारे में पता ही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे कि वो रैशनल है कि नहीं है? तो नॉन डिफाइंड मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जिसके बारे में पता नहीं है उसको रैशनल नंबर बोलना या ना बोल पाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा, ऐसा आपको पता रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल, सवाल क्रमांक 51 है, 5/6 लाइज बिटवीन 2/3 एंड 1। तो 5/6 लाइज बिटवीन 2/3 एंड 1। सर ये कैसे करेंगे? अब देखो, पता लगाने के लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा कि तीनों का बेस सेम होना चाहिए। वो कैसे करेंगे? सर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 6, तो ये हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा इंटू 1 और ये हो जाएगा इंटू 6। तो ये 2 2 जा 4/6, ये हो जाएगा 6/6 बिकॉज नीचे भी रहेगा 1, तो 5/6 क्या उनके बीच में लाई कर रहा है? हाँ सर, ये 4/6 वो 6/6, बीच में 5/6, तीनों आजू बाजू में रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो हम क्या लिखेंगे आंसर?
ट्रू लिखेंगे। और रीजन क्या होगा, रीजन हम इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि 2/3 को जब आप चेंज करोगे और 5/6 और 1/6 को हो गया ओनली 1 को चेंज करोगे, तब आपको समझ में आएगा साफ साफ कि ये तीनों तो अड़ोसी पड़ोसी हैं, 4/6, 5/6 एंड 6/6। चलिए ये सवाल भी होता है हमारा सॉल्व, हम स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है स्टूडेंट्स, 5/10 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। आपको बताना है 5/10 कहां लाई कर रहा है। तो जरा यहां ध्यान दीजिए, एक है 1/2, एक है 1 और इनके बीच में लाया करना चाहिए 5/10। अब जब आप 5/10 को कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा सर, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 ही मिल गया, विच इज अनदर फॉर्म जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ है। मतलब 5/10 1/2 के बराबर है। क्या है, बराबर है, तो मतलब 1/2 और 1 के बीच में लाए नहीं करेगा, वो तो 1/2 के एग्जैक्टली बराबर है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आप रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज 5/10 ऑन कैंसिलिंग बिकम्स इक्विवेलेंट टू 1/2। मतलब 5/2 को जब आप कैंसिल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो 1/2 के बराबर हो जाता है, इसलिए वो 1/2 और 1 के बीच में तो लाई नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो हम स्क्रीन कर रहे हैं क्लियर एंड मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 53 है हमारा कि आपको बताना है -7/2 -3 और -4 के बीच में लाई कर रहा है या फिर नहीं। क्या है, दो नंबर्स है -3 और -4, इनके बीच में कौन है, -7/2। ये पता करना है। दो तरीके, पहला तो सबका बेस सेम कर दो। क्या सबका बेस सेम है? नहीं सर, इनका बेस 1 है, इसका बेस 2 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी इंटू 2 और ये भी इंटू 2, तो ये हो जाएगा -6/2, ये हो जाएगा -8/2 और ये एग्जैक्टली बीच में है -7/2। ठीक है, तो बीच में लाया कर रहा है। यस सर, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो मीन वाला तरीका है, उसमें क्या होता है, पेन किंग शायद खत्म हो गई है। हाँ, तो मीन वाला तरीका, उसमें क्या होता है सर, मीन वाले तरीके में हम दोनों जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, मतलब -3 और -4, उनको कर देंगे ऐड एंड डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, ऐसा करने पे क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा -7/2 जो कि हमारा एक्चुअल नंबर है। और मीन तो हमेशा दो नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहा है, क्योंकि वो उनसे ही बनता है, तो बीच में ही लाई करेगा। तो बाय बोथ द मेथड वी कैन सी दैट -7/2 लाइज बिटवीन -3 एंड -4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू लिखेंगे। क्या ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कि 9/6 को बताना है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है या फिर नहीं। पहले कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2। कैसे, 3 3 9, 3 2 6, तो 3 से कैंसिल। अब 3/2 को चेक कर लेते हैं फिर से दोनों मेथड से। पहले मैं मीन से चेक कर रहा हूं, तो व्हाट डज मीन मेथड से, मीन मेथड से दैट जब आप दो नंबर को ऐड करके उनका एवरेज निकालते हैं, तो जो आंसर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो 3/2 इज द मीन ऑफ 1 and 2, हेंस इट लाइज बिटवीन 1 and 2। एक ये हो गया। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि भाई साहब 1/2, 3/2 and 2 है। क्या तीनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं सर। तो सेम बना के चेक कर लीजिए, तो ये होगा इंटू 2, ये भी होगा इंटू 2, ये होगा 2/2, ये तो पहले से 3/2 और ये हो जाएगा 4/2। तो ये भी साबित कर रहा है कि ये 3/2 इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको ये वाला मेथड या ये वाला मेथड जो भी इजी लगे आप वो उपयोग कर सकते हैं। हमने आपको दोनों बता दिए हैं। दिस इज कॉल्ड मीन मेथड, दिस इज नॉर्मल मेथड जिससे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 55 है हमारा कि यदि a 0 के बराबर नहीं है तो, यदि a 0 के बराबर नहीं है तो a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज b/a। मतलब कि आपको बताना है a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा।
सर मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स का मतलब होता है सामान्य भाषा में रेसिप्रोकल या फिर उल्टा पलटा। तो इसका उल्टा पलटा क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे। परंतु सर एग्जाम अलग से ये क्यों दिया है कि ए नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होनहार छात्र छात्राओं, यदि आप ये नहीं बोलेंगे कि ए 0 के बराबर नहीं है तो रेसिप्रोकल करते वक्त ऐसे चांस होंगे कि ये रैशनल नंबर ही ना बचे। क्यों सर? क्योंकि आपने बोला नहीं है ए नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि क्यू या फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अल्टी पल्टी करने पर रैशनल नंबर बना रहे, इसलिए हमने ये मेंशन किया था। इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। आप आंसर क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे कि हाँ रेसिप्रोकल ऑफ क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी इज बी बाय ए, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए यहां पे भी स्क्रीन होती है क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 56 है हमारा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल, खाली रेसिप्रोकल मतलब जगह पलटेगी, साइन नहीं पलटेगा। तो -3/5 का रेसिप्रोकल होना चाहिए 5/-3 या फिर -5/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। परंतु किंतु इन्होंने न सिर्फ जगह चेंज की बल्कि साइन भी चेंज कर दिया है, विच इज रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे, ये आंसर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, -5/3 या फिर 5/-3, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। परंतु इन्होंने जो गलती की है साइन चेंज करने की, वो गलती नहीं करेंगे। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो जगह चेंज, जब एडिटिव इनवर्स होता है तो साइन चेंज, इतना फर्क है, ये ध्यान रखोगे, आपसे कभी गलती नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2। चेक करते हैं, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, मतलब उसी नंबर का खाली साइन चेंज करना होता है। तो 1/2 का AI क्या होना चाहिए टेक्निकली, सर -1/2। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने माइनस साइन भी लगा दिया और अल्टी पल्टी भी कर दिया, मतलब एडिटिव इनवर्स भी निकाल दिया और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकाल दिया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -1/2 ही होगा। साइन चेंज होगा, खाली पोजीशन चेंज नहीं होती है। वो कब होती है, जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तब, ठीक है। यस सर। तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 58 देख लीजिए एक बार, क्या बोल रहा है, x/y इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। ठीक है, क्या बोल रहा है, x/y है जो कि c/d का एडिटिव इनवर्स है। तो x/y इज ai ऑफ c/d। अच्छा, ai मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि x/y इज इक्वल टू माइनस ऑफ c/d। हाँ सर, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब ही होता है नेगेटिव ऑफ द नंबर। बिल्कुल ठीक। अब यहां देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में बोल रहा है कि x/y प्लस c/d इज इक्वल टू 0 होगा क्या। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आंसर 0 ही आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली है क्या सर, ये नेगेटिव है हमारे एक्चुअल नंबर का। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल और आपका आंसर क्या बचेगा, 0 बचेगा। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहे तो सपोज हमारा नंबर है 2/5, ये है c/d। ठीक है, इसका मुझे बताओ एडिटिव इनवर्स, सर -2/5 ये बोल दिया आपने, क्या x/y इसको बोल दिया। अब इन दोनों को ऐड करो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों हो जाएंगे कैंसल, तो आंसर कितना आएगा, 0। क्या ये समझ में आया, यस सर। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। वेरी गुड। चलिए स्क्रीन होती है क्लियर। अच्छा एक चीज और, ये आपको मुझे बताना है कि अगर ये प्लस की जगह माइनस होता है तो क्या होता, ठीक है, क्या तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहता। अभी तो ट्रू है जब प्लस है, तो अगर माइनस होगा तो क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है कि फॉर एवरी रैशनल नंबर x, x+1 इज इक्वल टू x है,
x प्लस 1 इक्वल टू x, मतलब किसी नंबर में 1 ऐड कर दोगे तो वापस वही नंबर मिल जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं सर, ये तो रॉन्ग है, ये तो फॉल्स है। अच्छा, ये किससे मैच खा रहा है? तो बेसिकली ये मैच खा रहा है एडिटिव आइडेंटिटी से थोड़ा थोड़ा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है ये मुझे कोई बताएगा? आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बताइए चलिए। सर, एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि किसी नंबर में जब आप 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर वही नंबर आएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, सही जवाब। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी है x प्लस 0 इक्वल टू x, पर इन्होंने गलती से +1 लिख दिया है तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो आप क्या लिखोगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज x प्लस 1 वुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, रादर एडिटिव आइडेंटिटी सेज दैट x प्लस 0 इज इक्वल्स टू x। एक बार फिर से, यह वाक्य गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि x प्लस 1 कभी भी x के बराबर नहीं होगा, बल्कि एडिटिव आइडेंटिटी नामक जो हमारे पास शस्त्र है, जो अस्त्र है, वो कहता है कि x प्लस 0 करने पे x आएगा। तो आपने ये भी बता दिया गलती क्या है और आपने ये भी बता दिया कि सही क्या होगा। ठीक है, दोनों चीजें बता दी आपने, ये होता है परफेक्ट रीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लीजिए, जो सवाल मैंने होमवर्क दिया था वो सवाल रियल में आ गया। क्या बोल रहा है आपकी बार कि x बाय वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाय डी। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि x बाय वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ c बाय डी। सर ये कैसे आया? एडिटिव इनवर्स हम निकालते कैसे? किसी भी नंबर का साइन चेंज करके, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो मैंने बोला x बाय वाई वुड बी माइनस c बाय डी। अब क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस c बाय डी एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। सर कहां से? x बाय वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस c बाय डी है ना, और दूसरा वाला माइनस c बाय डी। अब इन दोनों को ऐड करने पे माइनस ऑफ 2c बाय डी आना चाहिए कि 2 बार ऐड हो रहे हैं और तो कुछ नहीं हो रहा, एंड ये तो पक्का 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स कहां काम करता है? जहां एडिशन हो रहा है वहां, जहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहां वो काम नहीं करेगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो स्क्रीन होती है क्लियर यहां पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर q बाय p इज रैशनल नंबर q बाय p है। q बाय p का रेसिप्रोकल q बाय p। तो आपने किया क्या? कुछ नहीं, और ऐसे मार्क्स ले जाओगे। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत बढ़िया, क्योंकि q बाय p का रैशनल, q बाय p का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है क्या? बताइए, q बाय p का रेसिप्रोकल। हाँ, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है यहां से, तो ये हो जाएगा p बाय q। बिल्कुल ठीक, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है पोजीशन चेंज करना। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कई बार एग्जाम में जल्दी जल्दी में हम देखते नहीं कि उन्होंने सही लिखा है, नहीं बस मार्क कर देते हो। तो ये बेसिकली सवाल है आपके नॉलेज को चेक करने का नहीं है, आप कितने ध्यान से, कितने कंसंट्रेशन से सवाल को पढ़ रहे हैं उसका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सवाल को पूरे अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है, चलिए रेसिप्रोकल हमने निकाल दिया, p बाय q होगा। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने q बाय p लिखा, जो कि गलत बात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 62 क्या कह रहा है, देखते हैं आइए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब दो चीजों को ऐड करने पे आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद वो बोल रहा है कि माइनस वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा x का। अब ये सवाल दिखने में काफी आसान लग रहा है, परंतु काफी घुमावदार, थोड़ा सोच के सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा यहां ध्यान देना, दो चीजों को ऐड करने पे 0 आता है, ऐसा कब होता है? सर, उनमें से यदि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक पॉजिटिव बोल दिया आपने, एक नेगेटिव बोल दिया। खाली उतना होना काफी है क्या? नहीं सर, लेकिन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होने के साथ साथ सेम वैल्यू के भी होने चाहिए। मतलब अगर ये 2 है पहला नंबर, तो दूसरा नंबर खाली माइनस होने से नहीं चलेगा, -2 होना पड़ेगा, तभी आपका आंसर 0 आएगा। मतलब कि जो दूसरा नंबर है
वो पहले वाले का नेगेटिव होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि x और y में यदि आप देखें तो x होगा पॉजिटिव, y है नेगेटिव, ठीक है, तभी तो उनको ऐड करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। तो मतलब x और y में जब आप कनेक्शन देखेंगे तो बेसिकली है क्या सर, जो y है वो एडिटिव इनवर्स है x का, बिल्कुल ठीक। मतलब जो y है वो है नेगेटिव किसका, x का। परंतु हमारा सवाल क्या कह रहा है, हमारा सवाल कह रहा है कि माइनस y है नेगेटिव, मतलब y एक तो ऑलरेडी नेगेटिव था, आप एक और नेगेटिव लगा देंगे तो वो ऑलरेडी वाला नेगेटिव एक और लगाया नेगेटिव, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मतलब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पॉजिटिव, जबकि होना क्या चाहिए, नेगेटिव ऑफ x। मतलब कि ये जो माइनस y है ये नहीं होगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें y ऑलरेडी नेगेटिव है। y क्या है, y ऑलरेडी नेगेटिव है, आप उसमें एक और माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर हमारा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो फिर x प्लस वाई करने पे 0 नहीं आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि साधारण सा रीजन है कि y ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस वाई नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। माइनस वाई करने पे आपको बल्कि कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा जो कि हमारे काम का नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 63। द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज नंबर इटसेल्फ। क्या बोल रहा है, एक नंबर है x, ठीक है, उसका नेगेटिव, ठीक है, उसका नेगेटिव कैसे लगाएंगे, माइनस साइन लगा के, और उसका भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ, तो रैशनल नंबर का नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, तो रैशनल नंबर का नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं सर, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x, और हमने शुरू कहां से किया था सर, हमने शुरू ही x से किया था। हमने क्या बोला था कि हमारा रैशनल नंबर है x, उसका नेगेटिव होगा माइनस x, और उस नेगेटिव का नेगेटिव होगा प्लस x, जो कि हमारा एक्चुअल नंबर था। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये दो नेगेटिव मिलके हमारे सॉल्यूशन को पॉजिटिव बना देंगे, मतलब जो रियल वैल्यू है, जो असल नंबर था, उसी के बराबर ले आएंगे, ठीक है सर। परंतु किंतु यदि r की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मतलब अगर रैशनल नंबर है वो -2 हुआ तो ठीक है, ये -2 हमारा एक्चुअल नंबर है, इसका नेगेटिव निकालो सर, -2 का नेगेटिव हो जाएगा +2। अब उसका भी नेगेटिव निकालो सर, वापस -2, शुरू कहां से किए थे, -2, तो शुरू किए पटना से, लखनऊ घूम के वापस पटने आ गए ना, तो फर्क क्या पड़ा, वापस जगह पे आ गए, मतलब वापस नंबर था, वापस नंबर इटसेल्फ, खत्म हो गया सवाल। समझ में आया जी सर, एग्जाम्पल देके समझा दिया, अब तो समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल है, द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब 0 की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, 0 जो है इकलौता नंबर है आपके नंबर लाइन पे जो दो जगह पे नहीं, मतलब जैसे 1 है, एक इस तरफ है 1, एक उस तरफ है -1, 2 है, सारे नंबर से वो दो जगह पे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। 0 हमेशा बैलेंस मेंटेन करता है कि वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मतलब वो बेसिकली न्यायाधीश है, वो सरपंच है कि वो गलती नहीं करेगा, वो हमेशा दोनों साइड में से किसी एक का पक्ष नहीं लेगा। तो 0 का ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 0 का ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता है, 0 है न्यूट्रल, मतलब उसका कोई एक पर्टिकुलर साइन नहीं होता है, आप उसको जिस साइन के साथ रख देंगे वो उस साइन के साथ घूमने चला जाएगा, उसे कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगला सवाल है हमारा, द नेगेटिव ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। चलो बताइए मुझे 1 का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव में हम क्या करते हैं सर, माइनस साइन लगाते हैं, तो -1 हो जाएगा। क्या हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो अब क्या लिखोगे रीजन में कि द नेगेटिव ऑफ 1 इज -1। अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता तो शायद ये स्टेटमेंट करेक्ट होता कि द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। ये मुझे आप बताएंगे कहां, इस वीडियो के कमेंट्स में, अगर आगे क्वेश्चन नहीं आता है तो। चलिए अगला प्रश्न है 66, फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y, फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y
x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। सवाल सॉल्व करने से पहले मुझे यह बताइए किस प्रॉपर्टी के तहत आप रैशनल नंबर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मतलब वो जिस सीट पे बैठा है उस सीट को बदल सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कहती है कि आप रैशनल नंबर्स की जगह चेंज कर सकते हैं। परंतु किंतु क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब जगह पे लगती है? नहीं सर, हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खाली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में लगती है। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। जी हां, बिल्कुल ठीक। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगती है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 2 - 5 होगा -3, 5 - 2 होगा केवल 3, और दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये हमें पता है। तो अब क्या लिखोगे? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट तो फॉल्स है। रीजन क्या लिखोगे? कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज of rational numbers is applicable for addition and multiplication, it is not true for subtraction। साथ में आप चाहें तो एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 - 5 is not equal to 5 - 2। बस उतना ही, ठीक है? समझ में आ गया एग्जांपल के साथ क्या करना है, कैसे लिखना है, इसका रीजन। यस सर। चलिए स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर। नेक्स्ट सवाल 67 है हमारा। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो पिछले वाले का रिपीट टेलीकास्ट है। क्यों भैया? पहले भी हम क्या लिखे थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। और यहां पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अब क्या लिखोगे? यस द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप रैशनल नंबर्स के जोड़ने और गुणा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वह अलाउड है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अलाउड नहीं, क्योंकि उस केस में आंसर अलग हो जाते हैं। चलिए स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल क्रमांक 68 है हमारा कि x इंटू 0 करने पे x आएगा। सर x इंटू 0 करने पे क्या करने पे? x इंटू 0 करने पे 0 आता है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो अब क्या लिखोगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि x इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स नहीं, दोनों में फर्क है, ठीक है? इनवर्स और आइडेंटिटी में फर्क है, ये ध्यान रखना। तो वो कहती है कि x इंटू 1 करने पे x आएगा। क्या आएगा? x इंटू 1 करने पे x आएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का गलत इन्होंने लिखने का तरीका बताया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आया? जी सर। तो ये स्क्रीन होती है क्लियर। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 69 है हमारा कि x प्लस वाई इंटू जेड करने पे, क्या बोल रहा है? x प्लस वाई इंटू जेड करने पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, परंतु किंतु वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर एक बाहर का नंबर है और दो अंदर के नंबर हैं, बाहर वाला मल्टीप्लीकेशन में, अंदर वाला एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो आप बंटवारा कर सकते हैं। किस तरीके से? कि पहले कर दो मल्टीप्लीकेशन फिर कर दो एडिशन, पहले कर दो मल्टीप्लीकेशन फिर कर दो एडिशन। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने तो नहीं पढ़ी। आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि 2 + 3 × 5 कितना होगा बताइए? सर 5 3 = 15 + 2 हो जाएगा 17। बिल्कुल ठीक। और यहां पे क्या बोल रहा है? 2 + 3 × 2 + 5 कितना होगा? सर 2 + 3 होगा 5 एंड 2 + 7 होगा 5 + 2 होगा 7, तो आंसर आएगा 35। और जहां तक मुझे पता है 17 और 35 बराबर तो नहीं होते, मतलब कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारी प्रॉपर्टी सही नहीं जा रही है, और आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज दिस।
ठीक है, समझ में आया। चलिए स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक्चुअल एप्लीकेशन है। शायद सवाल पढ़ते हैं एक बार। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, हाँ, ए इंटू बी प्लस सी करने पर, बिल्कुल ठीक, ए बी प्लस क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। सवाल में क्या लिखा है, बी सी लिखा है, मतलब यहां क्या है सर, गलती है, ये गलत है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि ए इंटू बी होना चाहिए प्लस ए इंटू सी होना चाहिए, और यहां पे इन्होंने बी इंटू सी लिख दिया, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर सेज दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, विच इज रॉन्ग इन द गिवन स्टेटमेंट। उन्होंने बी इंटू सी लिख दिया, जो कि गलत बात है। यदि ये ए इंटू सी होता तब तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। ठीक है, क्या ये समझ में आया? यस सर, तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 71 है, 1 इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। 1 इकलौता नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 1 होता है, और कोई नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर होता है। हाँ, हमने सॉल्व किया है, कुछ इस प्रकार का दिखता है वो नंबर। निकालिए -1 का रेसिप्रोकल। सर उल्टा पलटा करना पड़ेगा, तो उल्टा पलटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा -1, क्योंकि उल्टा पलटा हो गया तो माइनस साइन वैसे भी ऊपर चले जाएगा, कोई समस्या नहीं है, तो ये हो जाएगा केवल -1, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो तो हम उसको मेंशन नहीं करते हैं। चलिए ये होगा क्लियर। यस सर, कहीं कोई समस्या? तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है। ये आप लिख सकते हैं, बिकॉज रेसिप्रोकल इज ऑफ -1 इज -1। चलिए अब -1 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर। अरे अभी निकाला है आपने कि भाई साहब -1 इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका, इज रेसिप्रोकल ऑफ -1 इटसेल्फ। तो एक नंबर खुद का ही रेसिप्रोकल है, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि -1 रेसिप्रोकल तो है किसी का, भले खुद का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, रेसिप्रोकल तो है ना। तो ये स्टेटमेंट लिखना कि वो किसी का रेसिप्रोकल नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी। चलिए स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर है, हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 73 है हमारा कि x प्लस -1 करने पे -x आएगा। क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? सर x प्लस -1 करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा x -1। अच्छा, तो कब होता है x और -1 में कुछ करने पे -x? सर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक, तो x इंटू -1 होता तब तो -x हो जाता, पर अभी जो उन्होंने लिखा है वो तो गलत है। तो आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज x प्लस -1 वुड बी इक्वल टू x -1। however the bulky x -1 वुड बी इक्वल टू -x। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी है और ये स्टेटमेंट भी है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, आपने गलत कर दिया। आपने इसका ले लिया आगे का पार्ट, इसका ले लिया पूछ, मतलब एक की ले ली मुंडी, एक की ले ली पूछ। अब बता बोल रहे कौन सा जानवर? अरे कैसे बताएंगे भाई, मुंडी किसी और की, पूछ किसी और की, कोई एक जानवर तो है ही नहीं। तो उसी तरीके से मुंडी किसी और की, पूछ किसी और की, मतलब जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। 74, जरा यहां ध्यान देना, क्या बोल रहा है, दो रैशनल नंबर है x और y, ठीक है, जिसमें x छोटा है y बड़ा है। कौन छोटा है? x छोटा है y बड़ा है। तो x माइनस y इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सर अगर x छोटा है और y बड़ा है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन कैरी होता है। तो दोनों में से y बड़ा है, इसलिए y का साइन कैरी होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आप लिखो एग्जांपल के तौर पे कि 2 - 5 करने पे -3 आएगा। ठीक है, लिखो फॉर एग्जांपल, फॉर क्या लिखना आपको, फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 5, जैसा कि हमें सवाल में दिया है कि x इज लेस देन y, तो 2 - 5 करने पे -3 आ रहा है, विच इज नेगेटिव, जबकि आप बोल रहे हो कि वो पॉजिटिव होगा, तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या समझ में आया? यस सर। आप कैसे लिखोगे कि
सिंस x इज लेस देन y, तो x माइनस वाई करने पे नेगेटिव आएगा। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। चलिए स्क्रीन होगी यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 75 है, यदि x और y नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, तो क्या बोल रहा है, x और y नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, तो उनको जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। अब दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो आप लिखोगे ट्रू। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस एक्स है क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, तो एक्स एंड वाई मान लो, तो अपने एक्स को मान लिया माइनस ए, वाई को मान लिया माइनस बी, दोनों करो ऐड, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो सर x है माइनस ए, y है माइनस बी, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आप लेंगे माइनस साइन कॉमन तो अंदर बचेगा a प्लस बी, तो नेगेटिव साइन है मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल साफ बात है ये तो। चलिए ये हमने साबित भी कर दिया लगभग थे ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 76 है हमारा, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 10 रैशनल नंबर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सर, आपने ही पढ़ाया है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में 10 नहीं 10,000 रैशनल नंबर रह सकते हैं। 10,000 नहीं 15,000 भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख भी रह सकते हैं। तो मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में कितने होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, तो सर स्टेटमेंट फॉल्स है और सही स्टेटमेंट क्या होगा, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे जिनकी गिनती नहीं हो सकती उतने रैशनल नंबर्स रहते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन। पहली बात तो क्लोज्ड का मतलब समझते हैं, यहां पे क्लोज्ड वर्ड आता है क्लोजर प्रॉपर्टी से। सर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप रैशनल नंबर्स पे, अगर मैं सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात करूं, तो जब आप रैशनल नंबर्स पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन चारों में से कुछ भी करते हैं तो आपका आंसर जो है वो रैशनल नंबर ही आना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो आप बोलते हैं कि हाँ दीज पर्टिकुलर लाइक रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जिसमें भी वो नियम लागू हो रहा है। तो यदि ऐसा हो रहा है कि जोड़ने, घटाने पे, गुणा करने पे, भाग करने पे आपका आंसर सेम परिवार से, मतलब रैशनल नंबर के परिवार से ही आ रहा है, तो मतलब आप क्या बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब जब आप देखते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहां कहां लगती है, तो सर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में लगती है, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है और सब्ट्रैक्शन में भी लगती है। केवल डिवीजन के केस में, केवल डिवीजन के केस में वो नहीं लगती, क्योंकि उसमें भी गलती खाली एक केस में होती है, जब आपका क्या हो जाता है, जब आप 0 से कुछ डिवाइड करते हैं तब, वरना बाकी सारे केस में तो लग जाएगी। तो एक केस की वजह से उसमें नहीं लगती, बाकी सब में लग जाती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और सही स्टेटमेंट क्या होगा कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीजन। या आप पूरा लिख देना कि एडिशन में, जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में सब में होता है, लेकिन भाग करने में, डिवाइड करने में नहीं होता। खाली उतना लिखना है आपको, ठीक है, समझ में आया? यस सर, स्क्रीन करें हम क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपको याद होना चाहिए। सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जगह चेंज करने की आजादी, मतलब जगह चेंज नहीं करूंगा तब भी मेरा आंसर वही आएगा। अब आपसे पूछा वो सब्ट्रैक्शन के केस में, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो 4 - 9 करना और 9 - 4 करना, यदि जगह चेंज करने पे आंसर बदल गया तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, और यदि जगह चेंज करने पे आंसर नहीं बदला तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। उदाहरण के तौर पे यहां देख लीजिए, 4 - 9 करेंगे तो -5 आएगा,
9 माइनस 4 करेंगे तो केवल 5 आएगा। अब क्या -5 और 5 बराबर होते हैं? यदि हाँ किया तो घर आके मारूंगा। क्यों बराबर होंगे भाई साहब? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो गलती हो जाएगी ना, ऐसे नहीं कर सकते ना। नेगेटिव पॉजिटिव बराबर नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों बराबर नहीं होंगे, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया? तो सर किस में लगती है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में वो लग जाती है, बाकी किसी में वो नहीं लगती, मतलब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है। चलिए स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 79 क्या बोल रहा है? -3/4 छोटा है किससे? -2 से। अब ऐसे कंपेयर करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे सर, दोनों का बेस सेम कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो इसमें कर दो इंटू 4, कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट है -3/4 है ना, और उधर वाला पार्ट है -8/4। अब बताइए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? सर दोनों सेम बेस पे हैं, तो देखा जाए तो 8 बड़ा है और 3 छोटा है, परंतु किंतु नेगेटिव है, इसलिए -3 बड़ा होगा और -8 छोटा होगा। बिल्कुल ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये क्या है? ग्रेटर देन होगा। आपने स्मॉलर लिख के रखा है, क्या लिखोगे? ग्रेटर देन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? स्मॉलर देन लिख के रखा है। चलिए स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, 0 इज अ रैशनल नंबर। ये आपसे वो पूछ रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है। 0 को किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है? तो रैशनल नंबर होने की जो हमारे पास व्हाट यू कॉल इट टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो हमारे पास पैरामीटर्स है, जो हमारे पास परीक्षा लेने के वो है साधन है, वो क्या है? 3 है। कौन कौन से? सर एक तो P/Q फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। दूसरा P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तीसरा Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई, यदि ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। बिल्कुल ठीक। अब यहां ध्यान दीजिए, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, हाँ सर, तो मतलब P/Q फॉर्म तो आ गया। अब उसमें तो आप ध्यान दे तो 0 और 1 क्या दोनों इंटीजर हैं? हाँ सर, 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं। Q की वैल्यू कितनी है सर? 1 है, और 1 0 के बराबर नहीं है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तो रैशनल नंबर बनने की जो 3 कंडीशन है, उन तीनों को ये फॉलो कर रहा है, तो फिर ये रैशनल नंबर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए आंसर क्या होगा कि यस इट इज ट्रू दैट 0 इज अ रैशनल नंबर, और ये हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। चलिए स्क्रीन होती है हमारी क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 81 है हमारा, ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 0 to 1000, 2000। क्या है ये सर? इसका तो नोट आता है। उसके अलावा सर ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है, P/Q फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? एग्जाम्पल 2000, 3000, 2500, 4000, इतने सारे रैशनल नंबर्स बता सकते हैं जो कि 1000 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं रैशनल नंबर होने की, इनफैक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर होने की, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चलिए स्क्रीन होती है क्लियर, हम करेंगे अगले सवाल की ओर रुख। 82 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2004-2005 इज अ रैशनल नंबर। अब पॉपुलेशन होती क्या है? देखो पहली बात तो पॉपुलेशन हमेशा होती है संख्या, फिक्स संख्या, मतलब ऐसा होगा कि एक जगह पे यार एक शहर में 5000 लोग हैं, ये नहीं आप बोलोगे कि 5000.5 लोग हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। 0.5 लोग कहां से आएंगे? नहीं हो सकते। तो संख्या जो होगी व्यक्ति की वो हमेशा पूरी होगी, मतलब या तो 5000 या 4000, तो वो एक इंटीजर होगा और एक नेचुरल नंबर होगा इनफैक्ट, क्योंकि आप काउंटिंग कर रहे हैं, और दोनों इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर फैमिली। तो मतलब क्या नंबर जो हमारी जनसंख्या होगी वो रैशनल नंबर होगी? यस सर, बिकॉज population of a country is a natural number and hence it is a part of rational number family। तो आप आंसर क्या लिखोगे? ट्रू लिख दोगे। क्या कोई समस्या? नहीं सर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 83।
देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 8/9। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस, जिनकी गणना नहीं हो सकती, उतने रैशनल नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या लिखोगे? यस द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज बिटवीन टू रैशनल नंबर्स लाइज इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। चलिए यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। रेसिप्रोकल ऑफ x की पावर -1 इज 1/x। क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल बताइए मुझे आप। सर x की पावर -1 मतलब इसको लिखने का तरीका 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? x/1। पर इन्होंने क्या बोला? 1/x। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि x की पावर -1 का रेसिप्रोकल होगा x, ना कि 1/x। ऐसा आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 85 है कि द रैशनल नंबर 57/23 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। अब हमारी नंबर लाइन दिखती कैसी है? इस तरह की। ये हमारा 0 है और ये हमारा नेगेटिव साइड है, ये हमारा पॉजिटिव साइड है। और जब आप नंबर लाइन को देख रहे हैं तो फिर ये हो जाता है आपका राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट साइड, है ना, और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। बिल्कुल ठीक। अगर आप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो आपको भी सेम ही दिखेगा। यस सर, किसी भी देखने वाले व्यक्ति को सेम ही दिखेगा। अब वो क्या बोल रहा है? 57/23 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो कहां लाई करना चाहिए? राइट साइड में, क्योंकि नंबर क्या है? पॉजिटिव है। तो अब क्या लिखोगे कि 57/3 इज अ पॉजिटिव नंबर, 23 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो वो कहां लाई करेगा? ऑन द राइट साइड ऑफ 0। तो लाइज ऑन द राइट साइड, जैसा कि हम देख सकते हैं। चलिए इन्होंने क्या बोला कि लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो इनका स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि वो तो राइट हैंड साइड में लाई करेगा। चलिए स्क्रीन करते हैं हम क्लियर थोड़ी बहुत, बिकॉज बाकी हमें शायद नंबर लाइन की जरूरत पड़े, इसलिए मैं उसको रब नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी सबको रब कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न 86 द रैशनल नंबर 7/-4 सॉरी लाइज ऑन द राइट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। तो पहली बात तो 7/-4 को जब आप थोड़ा और बेटर वे में लिखेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूं -7/4। कैसा नंबर है? सर नेगेटिव नंबर है। कहां लाई करते हैं? लेफ्ट साइड में। ये कहां बोल रहे हैं? राइट साइड में। तो मतलब क्या है? गलती है। तो मतलब क्या होगा स्टेटमेंट? तो फॉल्स होगा। और आप रीजन क्या लिखोगे कि भाई साहब -7/-4 इज अ नेगेटिव नंबर, therefore it would lie on the left hand side of the 0 rather than right side। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो यहां पे भी मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 87 है हमारा द रैशनल नंबर -8/-3। क्या ये नंबर एक्चुअल फॉर्म में है? नहीं सर, इन दोनों को माइनस को कैंसिल करके 8/3 लिख दीजिए। लाइज नीदर ऑन द राइट नॉर ऑन द लेफ्ट साइड। अरे भाई क्यों नीदर? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर कहां लाई करते हैं? राइट हैंड साइड पे, क्योंकि नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो कहां लाई करेगा? राइट साइड में लाई करेगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। और आप रीजन क्या लिखोगे? सिंस इट इज अ पॉजिटिव नंबर इट वुड लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द 0। ठीक है, चलिए इसको भी हम कर देते हैं साफ और हम बढ़ जाते हैं आगे। तो ये बेसिकली आपको सवाल था कंफ्यूज करने के लिए कि दोनों जगह नेगेटिव लगा दिए तो कहां आएगा। ठीक है, पर वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर 1/2 एंड -1। ठीक है, लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द 0। क्या होगा? सर -1 है नेगेटिव। क्या है? -1 नेगेटिव और 1/2 है पॉजिटिव। ठीक है, तो एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, तो क्या दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे? नहीं सर, सवाल में सही लिखा है कि वो अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा?
ट्रू हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सिंस one number is negative and the other one is positive, therefore they would lie on the opposite sides of the number line। ठीक है, ऐसा ही आपको लिखना है बहुत आसान तरीके से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है, क्या ये बात सही है? हाँ सर, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि पी बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए, पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक रैशनल नंबर और एक फ्रैक्शन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसीलिए एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा, इसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रैशनल नंबर होने की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलिए ये हो गया ट्रू। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि इंटीजर भी सारी कंडीशन फुलफिल करता है। कौन कौन सी? पी बाई क्यू फॉर्म, पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। सर पी बाई क्यू फॉर्म कैसे? अरे भाई साहब -2/1 लिख दोगे ना जब कुछ नहीं है, तो हो गया ना पी बाई क्यू फॉर्म। क्या समस्या है इसमें? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास -10 है तो -10/1 लिख दो, -100 है -100/1 लिख दो, किसी के भी नीचे /1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नंबर चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है ए 91, द रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हाँ बिल्कुल, हमने ये तो करके दिखाया है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। यस, ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये हमने पहले करके दिखाया है, हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ है -a, ये क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका भी नेगेटिव कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस कट के हो जाएंगे पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू। तो अब क्या बोलोगे? नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -2 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका भी माइनस, तो कितना हो जाएगा? +2। क्या कोई समस्या? नहीं सर। तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 93, इफ x एंड y आर 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, दो रैशनल नंबर है, कौन से? x और y, सच दैट x बड़ा है और y छोटा है। पिछली बार जब हमने सवाल किया था अभी कुछ देर पहले, उसमें y बड़ा था और x छोटा था। तो क्या बोल रहा है? x माइनस वाई इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब यदि x बड़ा है और y छोटा है, तो x माइनस वाई करने पे आंसर क्या आएगा? सर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे? सिंस x इज ग्रेटर देन y, x माइनस वाई वुड बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 विच इज पॉजिटिव। ठीक है, क्या कोई समस्या? अब कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो स्क्रीन होती है हमारी क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन? 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। अब देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। ठीक है, क्या है? कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अब आपसे वो बोल रहा है कि 0 इज स्मॉलेस्ट। अब 0 तो बीच में लाई कर रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम अभी तो नहीं बोल सकते कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर ऐसा कोई स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट रैशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, चलिए तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा सॉल्व। अगला हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। हाँ, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि परफेक्ट नंबर है। फॉर एग्जांपल -0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड होल इंटीजर्स। इसमें से 0 पॉजिटिव मिला के क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। तो आप कुछ यूं लिखिए कि ये है नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ये पूरे होते हैं इंटीजर्स। इसमें जब आप 0 और पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर उल्टा होता तो शायद नहीं होता। ठीक है, चलिए
उल्टा मतलब होता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये आपको मुझे बताना है ट्रू होता है कि फॉल्स होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस, क्योंकि होल नंबर रैशनल नंबर होने की सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, तो उसे आप बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू इंटीजर होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। उदाहरण के तौर पे 0 कोई ले लीजिए, 0/1 लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म। 0 और 1 इंटीजर है, सेकंड कंडीशन हो गई, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन हो गई कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन पूरी, मतलब नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। तो आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की। अब 97, 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। अरे अभी हमने बताया भाई साहब कि 0 सारी कंडीशन फुलफिल करता है रैशनल नंबर होने की, लेकिन उन्होंने नॉट लिख दिया है, जो कि गलत बात है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या लिखोगे आप कि 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, therefore it is a rational number, क्योंकि वो रैशनल नंबर होने की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। चलिए तो यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर, हम मूव करेंगे अगले सवाल पे। 98, द रैशनल नंबर्स 1/2 एंड -5/2, दो रैशनल नंबर है 1/2 और -5/2 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0, दोनों 0 के अपोजिट साइड है, बट ऑन द नंबर लाइन। ऐसा होता है क्या? यस सर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो वो अपोजिट साइड्स पे ही होंगे। आप क्या लिखोगे? आउट ऑफ द टू नंबर्स वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, सो दे वुड बी लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स। हिंदी में अगर हम बताएं तो दोनों नंबर्स में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइड में मतलब उल्टी दिशा में ही लाई करेंगे नंबर लाइन पे। चलिए किसकी उल्टी दिशा में? 0 की उन्होंने साफ साफ सवाल में लिख के दिया है, देखिए, तो स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। अगर दोनों नेगेटिव होते या दोनों पॉजिटिव होते तो सेम साइड पे लाई करते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, जो कि शायद लास्ट है इस ट्रू और फॉल्स सीरीज का, ट्रू और फॉल्स वीडियो का। तो रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, मतलब आप रैशनल नंबर्स का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं जब आप उनको ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? यस सर, यही तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कहती है कि रैशनल नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करते समय उनकी जगह चेंज करना अलाउड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्या लिखोगे? ट्रू। और रीजन क्या दोगे? रैशनल नंबर्स व्हेन एडेड और मल्टीप्लाइड फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हेंस देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज, देयर ऑर्डर कैन बी चेंज। रैशनल नंबर्स को जोड़ते या गुणा करते समय वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, उसके तहत चलते हैं, इसलिए उनको जोड़ने या गुणा करते समय आप किसी भी सीक्वेंस में, ऑर्डर में या क्रम में मल्टीप्लाई या ऐड करें, आपका आंसर नहीं बदलता है, ऐसा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। चलिए यहां पे हमारे सवाल होते हैं समाप्त, परंतु आपके लिए पढ़ने के चांसेस समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि मैग्नेट बेंच अपने यूट्यूब चैनल के अलावा एक अच्छी बड़ी वेबसाइट पे सारी क्लासेस का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। और न सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बल्कि हम एग्जाम्पलर पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एग्जाम्पलर पढ़नी है, हमारे पास अलग अलग क्लासेस के एग्जाम्पलर आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको क्लास 8 की साइंस की एग्जाम्पलर पढ़नी, तो वो है हमारे पास। क्लास 9 के क्लास 8 की मैथ्स के एग्जाम्पलर आप पढ़ रहे हैं अभी मेरे साथ, तो वो भी जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, विद इन 1 और 2 डेज आपको दिख जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने क्लास 9 के एग्जाम्पलर को अपलोड किया है। अब आप क्लास 9 के एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि मैंने खुद पढ़ाई है, तो उसमें हमने चैप्टर वाइज आपको पूरा कंटेंट दिया है। ना सिर्फ चैप्टर वाइज, बल्कि चैप्टर्स के अंदर भी हमने एक्सरसाइज वाइज डिवीजन कर दिया है, ताकि आपको बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। इसीलिए हमने 8th में भी पूरे एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया है, ताकि आपको बहुत ज्यादा लंबे वीडियोस ना देखना पड़े, और आपको जब जो टेस्ट है, जब जो एग्जाम है, जब जो चीज पढ़नी है, तब आप वो आसानी से पढ़ सके। उदाहरण के तौर पे यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्लास 9th मैथ्स के प्रथम चैप्टर का प्रथम वीडियो है, और आप इस चलचित्र में मुझे देख सकते हैं इस चित्र के द्वारा पढ़ाते हुए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो आता है अपने अंत की तरफ। तो हमने इस वीडियो में चैप्टर 1 जो है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 का,
उसका जो सेकंड जो एक्सरसाइज है उसका 8 पार्ट जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स कहते हैं उन पे ध्यान दिया, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग जो सॉल्वेबल क्वेश्चन है, मतलब जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है, उन पे फोकस करेंगे और इस चैप्टर के समाप्ति की घोषणा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। आसान भाषा में रेगुलरली पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, अच्छे से एग्जाम लिखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।